बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी। नाजरीन, एजियन स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, हमारी एक सीरीज़ जो चलती आ रही थी एजियन स्पेशल के साथ, हर उस शख्सियत को, हर उस सेलिब्रिटी को, हर उस आर्टिस्ट को, हर उस फ़र्द को हम अप्रिशिएट करने के लिए ये हमारा जो सिलसिला है वो रवां दवा है कि हर उस फ़र्द को, हर उस इंडिविजुअल को अप्रिशिएट किया जाए जो सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो उनकी एक सबसे बड़ी इंस्पायरेशन है सोसाइटी के लिए। जो अगर मैं एक मिसाल दूं कि वो उन्होंने पहाड़ों में से, कोनों में से, शहर के कोने कोने में से ऐसे अफराद निकाले हैं जिनको उन्होंने स्क्रीन पे प्रेजेंट किया है। इंसान की जो एक इनर एक खूबसूरती होती है, एक इनर मोरालिटी होती है, उसको देखते हुए जब आप किसी को तराशते हैं तो उसको तराश के उसकी खूबसूरती को नाजरीन को दिखाना एक बहुत बड़ा आर्ट है। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, जनाब ख़ाबर रियाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया, मुझे अपने कीमती टाइम में से वक्त दिया सर आपने। सर, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं सर, मैंने भी देखे हैं। वो सिर्फ आपकी मॉडलिंग के हवाले से, जो आपकी आर्ट का काम है, डिज़ाइनिंग का काम है, स्टाइलिस्ट का काम है, उनके हवाले से बात की। आज ज़रा हमारा एक प्रोग्राम थोड़ा सा मुनफरिद होगा नाजरीन के लिए कि आपकी वो जो चीज़ें जो आपने पिछले कई सालों में, कई दहाइयों में ऑब्ज़र्व की हैं, पाकिस्तान में आप सर्व कर रहे हैं सर, लोगों के लिए आपने लोगों को मौका दिया सर। ये जर्नी कैसी रही सर? आपने आर्ट में आने का क्यों सोचा सर? अपनी जो जर्नी है उसको थ्रू आउट एंजॉय करता जा रहा हूँ, जिसमें एक रोलर कोस्टर की तरह एक चीज़ चलती जा रही और हर दफ़ा मेरे सामने बहुत से चेहरे आके खड़े हो जाते हैं जी। और वहाँ से फिर एक नई जिंदगी स्टार्ट होती है जी। मुझे यूँ लगता है कि जैसे मैं उनके थ्रू जो है ना जी, पाकिस्तान को देखता हूँ, उनके थ्रू जो है अपने टैलेंट को समझ पाता हूँ कि मेरे अंदर कुदरती तौर पर क्या है जी। अगर हम अपने जो कुदरती टैलेंट हमारे अंदर है, जो इनबॉर्न है जी, उसको हम एक्सप्लोर कर लें जी, तो इससे अच्छा काम ही कोई नहीं है। और फिर ये होता है कि आपका जो मशगला होता है वही आपका प्रोफेशन बनता है जी। और इससे बड़ी अयाशी भी कोई नहीं है। सर, एक चीज़ मैंने आपके रिसेंट इंटरव्यूज़ में देखा है कि आप कहते हैं कि ये आर्ट का जो ये प्रोफेशन है, इसको प्रोफेशन नहीं कहते आप कहते हैं कि ये परमानेंट प्रोफेशन नहीं है, इसमें आप रिलाई नहीं कर सकते। इसकी क्या वजह है सर? क्या इसमें आपको उजरत नहीं मिलती या कोई और प्रॉब्लम है सर? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। असल में आर्टिस्ट जो होता है बेसिकली मूडी होता है जी, और उसको आप बिजनेस कैटेगरी में नहीं रख सकते। बिजनेस में आपको एक और तरह के प्रोसेस में रहना पड़ता है, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। आर्टिस्ट जो होता है वो मनमौजी होता है जी, वो ख्वाबों की दुनिया में रहता है, फिर वो अचानक से कुछ चीज़ तख्लीक करके सामने लाता है, तो आप कहते हैं हाँ ये वो चीज़ थी जी, जो अपनी प्योर हालत में हमें देखने को मिल रही है, जो विजुअली इतनी अपीलिंग होती है जी कि चाहे वो आर्ट का कोई भी जरिया हो, तो वो उस प्रोसेस में ये होता है कि आप बहुत कुछ अपना गंवाते भी हैं और लेकिन आपकी, मेरा ख्याल में कामयाबी ये होती है कि जो आपके दिमाग में चीज़ है उसको आप पा लें किसी भी तरीके से। कामयाबी मेरे नज़दीक वो नहीं कि आपने बहुत बड़ा कोई घर बना लिया है या कोई गाड़ियां आ गई हैं या आप माली तौर पर आसूदा हो गए, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन असल कामयाबी है कि आपने जो आपके दिमाग में उसको आप एक हकीकी शक्ल देकर जब आपको वो जो खुशी मिलती है वो समझे कि वो एक ऐसा एडिक्शन है या कोई ड्रग है या कोई तो मैं उसी में मुब्तला रहता हूँ। तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, बट मुझे प्रॉब्लम जो है वो एक चैलेंज की तरह लगती है। जिंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी तो जिंदगी चलेगी, वरना तो जिंदगी कुछ भी नहीं है। सर, जैसे प्रॉब्लम्स की बात की आपने, आपकी इनिशियल लाइफ में अगर आपकी ज़िंदगी को पढ़ा जाए, आपकी ज़िंदगी को सुना जाए, तो आप कहते हैं कि मैं तो इंटरमीडिएट में वो स्टूडेंट था जो बार बार फेल होता रहता था। तो आजकल के यंगस्टर्स जो हैं, या ख़ासतौर पे मैं पेरेंट्स को कह रहा हूँ सर, उनको ये सजेशन कांडी दें सर कि वो सिर्फ नंबर्स तक बच्चों के महदूद रहते हैं, उनको डिप्रेस्ड कर देते हैं सर मेंटली, कि जिसने अच्छे नंबर लिए हैं वो ही कुछ बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो इंजीनियर बन सकता है। दूसरी फील्ड्स के बारे में क्यों उनको रहनुमाई नहीं मिलती सर? अब थोड़ा बहुत ये एक्सपोजर खुलता जा रहा है लोगों का। एक टाइम था जब लोग सोचते थे कि डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं या CSP ऑफिसर बन जाएं, लेकिन अब जाकर ये होना शुरू है कि स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट। जिनके पास स्किल है वो राज कर लें। और मैं समझता हूँ कि नौकरी करना आपके लिए एक तरह से तौहीन है। आप जरूर करें कुछ सीखने के लिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद अपना काम करें और अपने काम में जो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, फिर आप उसको कवर अप करते जाते फिर एक ऐसे स्टेज पे आते हैं जब रुपया, पैसा, घर बार सब कुछ पीछे खुद ही आ जाता है, आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती।
आज के दौर के नौजवान खुशकिस्मत है लेकिन उसको अंदाजा नहीं है कि उसको अब स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। उसको अगर बैठे बैठाए यूट्यूब एक पूरी यूनिवर्सिटी की फॉर्म में मिल रही है जो आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन देगी और किसी भी जुबान में, जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आती हो जी, ठीक है। अब ये देखेंगे ये जो मुल्क है इससे अच्छा मुल्क क्या होगा? इट्स अ कंट्री ऑफ फ्लूक, कि मेरे जैसे लोगों का फ्लूक लग गया कि वो इस तरह से कि अगर मैं एक लूजर था एकेडमिकली तो मैंने भी तो अपने आप को एक्सप्लोर करके अपने अंदर से वो एक एजुकेशन निकाली जो मैंने लोगों को दिखाई। बिल्कुल, ठीक है। एजुकेशन ये होती है कि आपने कई लोग इतना पढ़ने के बावजूद भी उनमें जहालत होती है। बिल्कुल, जब जहालत खत्म होती है तो मेरे ख्याल में वो एजुकेशन होती है, सेंसिबिलिटी होती है, जब आपको सिविक सेंस आती है, शहर में कैसे रहा जाता है, तौर तरीके आपके क्या है, आपकी हाउस कीपिंग कैसी है, आपकी लाइफ में किस तरह डिसिप्लिन आ रहा है, और आप एक इंस्पिरेशन बने हुए हैं। आप बोल के नहीं बल्कि चलते फिरते लोग आपके सराउंडिंग में जब चीजें देखते हैं तो उनको समझ में आती है कि आप असल में है कौन। चाहे आपने कोई भी लिबास पहना हो, अगर आप में बनावट नहीं है तो आपके माहौल से लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा किसी और तरीकेकार का है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान पाकिस्तान में ये वो मट्टी है जिसमें हाथ डालो तो सोना निकलता। सही बात, ठीक है। अब ये जो बच्चे इतना पढ़ने के बाद फिर कहते हैं अच्छा जी पाकिस्तान में तो कुछ नहीं रखा, मुझे बाहर जाना है, असल में उनके अंदर कुछ नहीं रखा होता। ठीक है, बिल्कुल, वो सही तरह चैनलाइज नहीं हुए होते। ये मेरा सर स्पेशली क्वेश्चन है, मैंने इस पे क्या जरूरत है कि हम जब इतनी एक एम्पायर खड़ी कर देते हैं अपने बिजनेस की तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेज देते हैं। क्या जरूरत है? आप बचपन से उनको कामों पे अपने साथ लगाएं। जो आप कामों पे लगाएंगे, वो जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया, जो आप उसको एजुकेशन देंगे, वही तो तालीम है असल में। मतलब फिर उस एम्पायर को वो संभाल के और उसको बड़ा करके आगे ले जाता है। तो सोचे कितने लोगों का रोजगार निकल आता है। बिल्कुल, ठीक है। मुल्क में प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। जो लोग ये सोचते हैं कि बाहर जाने के बाद ये हमारी दुनिया बदलेगी, तो आप जरा बाहर जाएं तो सही, आपको पता लग जाएगा कि लोग जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हम लोग मजदूरियां कर रहे हैं और अंग्रेज खामोशी से हमारी मजदूरी के बलबूते पे अपना मुल्क चला रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बात की नौजवान, जैसे मैं आपकी ही बात को आगे लेना चाह रहा हूँ, नौजवानों की बात की, आप वो करें मूव कर रहे हैं। मेरी ही रिसेंटली इमिग्रेशन लॉयर से बात हो रही थी, वो कहता है हिस्ट्री में पाकिस्तान की पहली दफ़ा ये हुआ कि जितने नौजवान मूव ऑन इमिग्रेट इस साल किए हैं या पिछले साल। सर क्या समझते हैं, इसकी वजह भी बताएं, और गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं कि क्या उनको करना चाहिए कि नौजवान यहाँ पे ही टिके रहे? इसकी वजह ये है कि कुछ सियासतदानों ने हमारे जो नौजवान हैं उनको सोशल मीडिया के थ्रू बागी किए। अब हमारी फौज से बागी किया है, हमारे सियासतदानों से बागी किया है, और ये बहुत बड़ा जुल्म किया है। और जो सोशल मीडिया पे बुलशिट चल रही होती है वो उसको बिलीव कर रहे होते हैं। ये हमारी फौज की, हमारी गवर्नमेंट की और हमारे मुख्तलिफ इदारों की जिम्मेदारी है कि इस जो भी ये तमाशा चल रहा है इसको बंद करें और कुछ हदें मुकर्रर करें, क्योंकि हद होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बच्चे सारा दिन स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, सुस्त होते चले जा रहे हैं, ना वो कद है ना वो काट है, ना उनको पता ही नहीं कि सामने कौन खड़ा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। वो दुनिया से ला ताल्लुक होते जा रहे हैं। हमने उनको रिश्तों के साथ नहीं जोड़ा और हम खुद एक भंवर में फंस गए महंगाई की वजह से कि उसमें लग गए। आज का दौर जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने अपने बच्चों को इसी सरजमीन में रहकर उनको मुख्तलिफ स्किल्स में डालना है। अब हमने ये नहीं, मेरा ये ख्याल है अगर मेरे बस में हो तो मैं 5वीं क्लास तक उनको एक बेसिक एजुकेशन दूं। और हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है कि इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है, आपको कंप्यूटर के काम आते हैं, अगर आपको ये क्या कहते हैं लाइफ को जो मसाइल है उनको हैंडल करना आता है, तो आपसे बड़ा कामयाब और गेमर कोई है ही नहीं। बिल्कुल, ठीक है। असल चीज है कि आपको गेम समझ आती है। अगर आप आज इतना एक दायरा बनाया है तो उसको फैलाते जाने आप ऑटोमेटिकली अमीर हो जाएंगे। अगर मेरे जैसा बंदा जो मैट्रिक फेल या पास या जो भी है, मैं तो उसको कुछ समझता नहीं, वो यहाँ बैठ के कह रहा है कि नहीं अभी इस जमीन में बहुत कुछ है, बैठ दो यहीं पर, अब जो बाहर आपको नजर नहीं आएगा जी। और अगर आपने बाहर जाना ही तो अब क्या मुश्किल है, जब आप सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हो गए ग्लोबली जी, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बाहर जाने की जरूरत है। और जब मैं बाहर गया भी था कभी, और कभी सैर करने के लिए जाता हूँ, तो मुझे वो लोग अक्सर यूरोपियन कहते थे कि आप लोग क्या हमारे मुल्क में गंद डाले हैं। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, आपका मुल्क गंद होगा लेकिन वी आर रियल पाकिस्तानी, हम आपके मुल्क में रहना चाहते हैं। अब हम तो बड़े ठाठ से रहते हैं, हमारे बड़े घर होते हैं, हमारे पास मुलाजिम भी होते हैं जो हमारी खिदमत करते हैं, और हमारे लोग इमोशनली एक दूसरे अटैच होते हैं। तो कहते हैं ये कौन लोग यहाँ आते हैं? मैंने कहा वी आर लेफ्ट ओवर्स। बिल्कुल, ये वो कंट्री साइड से कहीं से आते हैं लोग, इनको तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान है क्या जी।
ठीक है, वो आपके मुल्क में आते हैं, वो मेहनत मजदूरियां करते हैं, और अगर वो कुछ करते हैं तो आप लोगों का कसूर, आप क्यों उनको एंटर होने देते हैं? बिल्कुल। तो इसमें तो आप लोगों का गलती है ना। बिल्कुल। और मैं तो आपके मुल्क में कभी नहीं रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो अब आपके पड़ोस वाले को नहीं पता कि क्या हो रहा है। इट्स मोर लाइक अ ग्रेव यार्ड। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। हम जो लाहौरी खास तौर पे जो लाहौर के रहने वाले लोग हैं, वो हल्ला गुल्ला और रौनकी लोग होते हैं, वो इस तरह नहीं रह सकते कि, और वो किसी भी जगह उनको जंगल में बैठा देंगे ना, या आप उनको झोंपड़ी में बैठा देंगे, वहां पे भी कोई तमाशा और फेस्टिविटी वाली जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर देंगे। जी सर, इसमें आपने सोशल मीडिया की बात की सर, आपके पास कोई ऐसा केस आया है सर? आपके पास भी मॉडल्स आते हैं सर। अब मसला आजकल ये आ रहा है सर कि जो सोशल मीडिया है सर, कुछ लोग सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव होते हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, लेकिन वो प्रैक्टिकल डिलीवर नहीं कर पाते सर। जब वो अगर फील्ड में आते हैं तो वो चीज़ वो डिलीवर ही नहीं कर पाते। ऐसा कोई केस आपके पास आया सर? बिल्कुल आता है। कितने नौजवान आते हैं, उनमें से फर्ज करें 100 लोग हैं, तो उनमें से 5-6 ऐसे होंगे जिन्होंने इस मीडियम को यूज किया और आज वो सक्सेसफुल है। जी। हर कोई चाहता है कि बस मेहनत ना करनी पड़े और बैठे बैठे बस वो सब कुछ, और जब उनसे कहो ना कि चलो तुम ये ऐसे अपनी फिजिक ऐसी बना लो जैसी मुझे नजर आ रही है सोशल मीडिया पे, या तुम ये देखो फलां बंदा डिजिटल मुख्तलिफ ऐप्स को इस्तेमाल करते करते अमीर हो गया। नहीं, इन्होंने ये सब झूठ है, ये सब ये जुगाड़ लगाए हुए हैं, और इस लड़के ने तो इन्होंने कोई स्टीरॉइड लिया तब जैसे वैसे। बिल्कुल। मैं सर पढ़ के बैठ जाता हूँ कि जब वही बात है ना कि जिसने कुछ नहीं करना तो बहाने तराशते हैं और वापस अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और वही मोबाइल पे लगे होते हैं। ये जिम्मेदारी वालिदैन की आती है कि वो बचपन से बच्चों को चैनलाइज करें। जब वो छोटे छोटे हों तो उनके हाथों में ये गैजेट बिल्कुल ना दें, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर उनको स्पोर्ट्स में डालें ताकि उनकी जो एनर्जी है वो ड्रग्स के बजाय उस तरफ जाए। अब आप देख लें यूनिवर्सिटियों में और कॉलेज में जब से ये प्राइवेट इदारे खुले तो उन्होंने अपने कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए और वो माहौल बनाने के लिए ताकि वो बिजनेस का एक अड्डा बन जाए, तो उन्होंने हर चीज खुली कर दी है। मतलब मैं एक दफा कोई लेक्चर देने गया तो मैं हैरान हो गया कि वहाँ पर लड़के सरेआम सिगरेट पी रहे थे, वहाँ लड़कियां रेड रंग की लिपस्टिक लगा के आई थी विच इज वेरी क्वाइट सजेस्टिव, और मतलब जीन्स पहनी हुई है और वो पहना और ये पहना, अपने कल्चर को भूले। मतलब हमें बाहर के कल्चर से जो डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए थी उसकी जगह वो दिखावा हमने पकड़ लिया जिसका कोई फायदा नहीं है। तो अब और हर कोई जो है ना वो सोशल मीडिया के थ्रू कुछ ऐसी लाइफ देखता है कि वो कहता है कि बस मुझे भी अमीर लगना है। वो अपने आप को अमीर लगाने के चक्करों में महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के भी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कभी वो किसी महंगी गाड़ी के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो कभी वो जो कपड़े ट्रेंड में वो पता नहीं कहाँ से खरीद के पहन के कॉम्बो बना के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। लेकिन असल बात है कि वेयर इज द रियल सक्सेस? वो सक्सेस नहीं है। बिल्कुल। जो सक्सेसफुल आदमी है वो सादा होगा, उसकी सराउंडिंग में आपको इंस्पिरेशन मिलती जाएगी। और मेरा ये ख्याल है कि आज का नौजवान खुशकिस्मत है कि उसको यूट्यूब मिला, वो अब चाहे तो अपना चैनल खोले, अपना मैगजीन खोले, अपना अब एक्टिंग का काम शुरू कर दे। सारी बात है कि आपके पास कंटेंट क्या है। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो इसमें मतलब है कि वो गलतियां आपके अंदर है, आपने मेहनत नहीं कर रहे। पहले जाकर देखें जो लोग सक्सेसफुल हैं उन्होंने कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल। और जहाँ वो पहुंच गए तो उससे आगे की और अलग दुनिया में ढूंढनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम उसी, क्योंकि हर कुछ अर्से बाद चीजें चेंज होती हैं। बिल्कुल। हमें चेंजेस के साथ चलना है। बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है, एलिवेट करना है अपने आप को। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसमें अक्सर ये भी सुनने को मिला यंगस्टर से कि अगर वो किसी को देख रहे हैं अर्निंग करते हुए ऑनलाइन, तो वो ये कहते हैं कि वो फिर उनको रिलीजन याद आ जाता है कि ये तो हराम कमा रहे हैं ऑनलाइन। तो इस बारे में क्या कहते हैं वैसे सर? पता नहीं हराम क्या होता है, हलाल क्या होता है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इस वक्त तो सारा माशरा ही हराम खा रहा है। बिल्कुल। हर फॉर्म पे हराम खा रहे हैं। जो हम खुराकें खा रहे हैं उसमें जो केमिकल्स हैं वो हराम है, जो मेकअप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हराम वाली चीजें यूज हो रही हैं। हम सारा दिन अपनी जो सिविक लाइफ है, जो शहरी लाइफ है, उसमें कितने बड़े ब्लंडर मारते हैं और कितने हराम तरीकों से पैसे देके इधर उधर कर देते हैं चीजें। तो दूसरों के लिए गिबत करते रहते हैं, वो भी हराम है। बिल्कुल। और अल्लाह पे तवक्कुल नहीं रखते, वो भी हराम है। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा। आपने बात की जो मेकअप का सामान होता है सर, उसमें जो अल्कोहलिक चीज़ें भी यूज़ होती हैं, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी कोई ब्रांड इस पर कोई काम नहीं कर रहा सर? नहीं, मेरा ख्याल है कि लोग कर रहे हैं काम इसमें। जैसे अभी है मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है मुजफ्फरपुर वाली मुसरत मिसबा जी, फिर नबीला है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा काम कर रही है। वो कॉस्मेटिक्स का ऐसे सामान लेते हैं जो यहाँ की स्किन और टोन्स के मुताबिक है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अपने मुल्क में वो प्रोडक्शन कर रही हैं, मेहनत करते करते उस मुकाम तक पहुंची हैं कि जहाँ पे वो
अपनी अपनी प्रोडक्ट्स लेके आ रही मार्केट में, और वो काफी ऑर्गेनिक है, मैंने इस्तेमाल करके देखी है, उनमें उस तरह के एलिमेंट्स नहीं है जो मैं समझता हूँ कि जो नुकसानदेह भी होते हैं, या उनमें थोड़ा सा ये मसला है कि वो हराम है। सर आपने एजुकेशन की बात की, आपने कहा कि पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काउंसलिंग करें अपने बच्चों की, उसमें एक एजुकेशन का भी फैक्टर है। अगर ये आपका मैसेज सर मिनिस्टर साहब सुनते हैं एजुकेशन, उनको क्या देना चाहेंगे पैगाम, खासतौर पे काउंसलिंग और एजुकेशन के हवाले से, कि आर्ट के हवाले से भी कोई मॉड्यूल होना चाहिए सर बेसिक स्टडीज? बात है कि आप हर एक को कॉलेज में मत घुसेड़ें जी, आप उसके लिए सख्त तरीन किस्म के टेस्ट रखें जो एक जमाने में होता जी, और उससे कहते हैं ना वो छान बुरा ऊपर रह जाता है और असल चीज नीचे आ जाती है, वो एंटर होने चाहिए, फिर फैकल्टी की बात होती है जी। अब मैं हैरान परेशान हूँ कि यहाँ तो कुछ कम है, लेकिन सूबा सरहद में मतलब खैबर पख्तूनख्वा में सरेआम रिश्वतें देकर बच्चे जो हैं वो पास होते जा रहे हैं, और वो इस तरह रखा होता है सब कुछ, और वो टीचर जो है खुद ये सब कुछ करवा रहे हैं, तो वहाँ पे तो एजुकेशन बिल्कुल जीरो हो चुकी है। जब वहाँ से बच्चे आते हैं मेरे पास मॉडलिंग के लिए, तो मैं जब पूछता हूँ कि अच्छा तुमने क्या किया जी, मैंने MBA किया, तो बोले बिल्कुल फारिग होते हैं, मतलब उनको लिखना भी नहीं आ रहा होता, और उनकी कई दफा ये भी सुनने में आया कि उनकी जगह पे और बैठा एग्जाम दे रहा है और वो यहाँ बैठे, बिल्कुल ऐसी। और सबसे जो बड़ी चीज है कि वो वहाँ पे तो अपने घर वालों की सख्ती की वजह से नमाजें पढ़ लेते हैं, यहाँ के वो भूल जाते हैं, तो इसका मतलब वो माँ बाप के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके अंदर एक वो अल्लाह ताला से जो एक रूहानी लगाव होता है वो नहीं पैदा किया, वो नहीं होता, सही बात। तो वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने उसको डर खौफ से सब कुछ पढ़ा है। हमारे मुआशरे में रयाकारी जो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप है, और वहाँ पर यहाँ पे भी बल्कि कि रिश्वत देकर जॉब्स मिल रही हैं, तो जब वो नहीं जॉब करेंगे तो उसका मतलब उन्होंने हराम तो वहां से शुरू कर दिया, फिर 3 गाड़ियां भी आ गई और तनख्वाह कम है, सब कुछ है, तो यहाँ पर पूरा सिस्टम ही खराब है। मैं तो खैर इस चीज पे बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि अब एक चीज खराब हो चुकी है, उसके अगेंस्ट मेरा दिल करता है कि एक चीज को खड़ा किया जाए जो इस तरह से लोगों को उस तरफ लेके जाए। मैं जहां तक अपनी जिम्मेदारी, हर इंसान को यहाँ पे इस सोसाइटी में, हर पाकिस्तानी जो वतन है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, अगर उनको लगता है कुछ लोग गुमराही का शिकार हैं, तो उनको खुदा के लिए सही रास्ते पे लेकर आए। ये बहुत सारे इदारों पे भी आता है। अब हमारी पूरी एजुकेशन का सिस्टम चेंज होना चाहिए। अब चूंकि AI आ रहा है, तो हम सबसे पहले अपनी नौजवान नस्ल को AI की तरफ लेकर आए, और इस टूल को इस तरह इसके मोहताज ना बने, बल्कि इसकी सपोर्ट से और आगे चले जाए। अब यहाँ तक हो रहा है कि सोचेंगे जो पेपर बच्चों को हल करने के लिए दिए जाते हैं, वहां पे उसने एक मोबाइल ऑन किया था, वो AI से पूछा जाता है, वो सारा कुछ उसमें आता है, तो वो लिखता जाता है। ये तक तो तमाशे हो रहे हैं। हमारी कौम ने हमेशा हर चीज का गलत रास्ता बिल्कुल सर, इसमें मैं अपना बेसिकली जैसे इमरान खान ने एक जमाने में कहा था, बातें तो वो बहुत अच्छी करते हैं, प्रैक्टिकली जीरो होते हैं, तो वो ये बड़ी अच्छी बात की थी कि जब तक एजुकेशन का सिस्टम एक नहीं होगा, मसलन जो लोअर तबका है वो जो टाटो में पढ़ रहा है या गाँव में पढ़ रहा है, और जो बीच वाला तबका है वो कहीं इंग्लिश मीडियम टाइप स्कूलों में पढ़ रहा है अपनी तरफ से, और एक वो है जो O लेवल A लेवल कर रहे हैं, ठीक है, जो बड़े जो प्रेस्टिजियस जो भी लग्जरी टाइप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बने वहाँ पे जा रहे हैं, तो जब वो 3 तबकात बड़े होते हैं तो वो उनकी सोचें नहीं मिलती आपस में। तो जरूरत इस बात की जो इन्होंने कहा था कि एजुकेशन का सबके लिए एक सिस्टम जब तक नहीं होगा ना, ये मुल्क ये लोग एक कौम नहीं बनेगी, नहीं बन सकते। इसलिए पाकिस्तान बहुत सारे लोगों का हजूम है, ये कौम नहीं है। बिल्कुल, इसको एक कौम लाने की जरूरत है। एजुकेशन सबके लिए एक जैसी, बिल्कुल, और मेरे बस में हो तो मैं एक 5वां सूबा बनाऊं जहाँ पे सारे मुल्कों के, सारे सूबों के लोग इकट्ठे करूं चुन के, और उनके कॉम्बोस बना के वहाँ पर उनको एक कौम बनाओ, और वो नए सिरे से सारी एजुकेशन, तालीम, ये वो सब कुछ हो जो जरूरी है, और उस कौम वो जो एक पूरी नेशन तैयार हो ना, वो पूरी बाकी सूबों में जाकर फिर खिदमत करे। इस तरह लीडर जो है तैयार हों। बहुत अच्छी बात की आपने वैसे। बिल्कुल सर, एजुकेशन के हवाले से हट के अगर हम बात करें, अगर आप ये बात करते हैं ना कि एजुकेशन मिनिस्टर जी, मैं एक दो दफा मेरी गवर्नमेंट के लोगों से बात भी होती थी, वो कहते थे आप कोई ओहदा ले लें, फलां ले लें, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं। मैंने कहा अगर आपने देना है, जैसे लाहौर में पिछले कुछ साल पहले की बात है जब बुजदार साहब का दौर था, तो लाहौर कूड़े का एक अंबार बन गया था, जगह जगह कूड़ों के ढेर थे। तो मुझसे पूछते थे आपके लिए आप कुछ करना चाहते हैं? मैंने कहा जी, आप जो ये कूड़ा उठाने वाला डिपार्टमेंट देते हैं। वो हैरान होते थे ये क्या कह रहे हैं, और या फिर मुझे उनके कोई MPA MNA मिले तो मैंने उनके पास जाना, मैंने कहा आपको काम है, मैंने कहा जी प्लीज आप लाहौर से कूड़ा उठवा दें। बहुत अच्छी बात। इस लिहाज से मैं जो भी है, जैसा भी है,
मुझे नहीं पता, लोगों के अपने इख्तलाफात होंगे, लेकिन मरीम नवाज ने लाहौर से कूड़ा उठवा दिया और उस बात पे मैं उनको सलाम करता हूँ। और नकवी साहब के बारे में क्या ख्याल है सर? आई लव हिम। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने भी काम किया बड़ी खामोशी से। बिल्कुल, बड़ा काम मैंने देखा उन्होंने लाहौर में, खासतौर पर लाहौर में बिल्कुल खड़े खड़े रातों रात उन्होंने काम किया और वो उनको वो मुहिब्बे वतन है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। मेरे बस में हो तो मैं मोहसिन नकवी साहब को बलूचिस्तान भेज दूं कि वो वहाँ का चार्ट संभालें, तो मुझे यकीन है कि वो वहाँ के हालात बहुत खूबसूरत बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है सर। मैं अब इंस्टीट्यूट की कुछ बात करना चाह रहा हूँ, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स कराची, NCA लाहौर। सर हर किसी के पास उतने सोर्सेस नहीं है, किसी के पास टैलेंट भी है, उसके पास हुस्न भी है, खूबसूरती भी है, लेकिन आप जैसे अल्लाह पाक ने जैसे हमें नवाजा है, आप जैसे लोग यहाँ पे हैं, लोगों को चुन चुन के वो ग्रूम कराते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे बेचारे नहीं भी पहुँच सकते लोग। तो आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट को इस लेवल पे इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए जो गवर्नमेंट बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, गवर्नमेंट तो खैर गवर्नमेंट को तो समझ नहीं आएगी, इसके लिए एक और तरह का विजन चाहिए जी। क्योंकि ये पहले जब मैंने बताया ना कि एजुकेशन का सिस्टम कुछ और था, अब ये हुआ है कि फैशन, फिल्म, वीडियो, ड्रामा, ये भी अब इसके भी इंस्टीट्यूट बन गए और लोग इस तरफ आ रहे हैं जी। और सोशल मीडिया का दौर है, पहले मैं चलते फिरते लोगों को पकड़ता था, अब लोग दूर दूर के स्टेशन से, दूर दूर गांव से, इधर उधर से, पहाड़ों से मुझे अप्रोच कर रहे होते हैं। तो कितने बच्चे फिल्टर्ड होके मेरे पास आते हैं और वो उनको रास्ता मिलता है और वो आज मॉडलिंग में उन्होंने कमाल किया हुआ है, टॉप मॉडल थे, फिर उनमें से कुछ एक्टर बन गए, कुछ जो उनके अंदर जो टैलेंट था मैंने उसके मुताबिक उनको चैनलाइज करके आगे कर दिया जी। सर आप मेंटोर भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं सर, वन ऑफ बेस्ट ऑब्जर्वर भी हैं आप, जितना मैंने आपको पढ़ा सर, सुना सर। आप क्या समझते हैं आज के दौर में हर बंदा जजमेंटल क्यों है, दूसरे बंदे को बैठे बैठे क्यों जज करता है सर? आप इसमें क्या नाज़रीन को सजेशन देंगे? ठीक है, हमारी कौम फारिग बैठी, उनको मसरूफ करने की जरूरत है। जब बच्चे मसरूफ नहीं होंगे तो उनकी एनर्जी ने कहीं ना कहीं तो यूज नहीं होना, और अगर यूज नहीं होगी तो फिर उसको रिलैक्स करने के लिए क्या करेंगे? ड्रग्स की तरफ जाएंगे। इसीलिए ड्रग्स जो इन हुई है यूनिवर्सिटियों में, इवन स्कूल्स में भी, ठीक है, और कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। बड़े सख्त कवानीन की जरूरत है कि गवर्नमेंट लेवल पर अगर मेरी कभी मरीम नवाज से मुलाकात होगी तो मैं या शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी, मैं उनसे कहूँगा प्लीज हमारे इस तरफ सख्ती करें, क्योंकि हमारे जो अगली नस्ल है वो तबाह बर्बाद हो रही है और उनको ये आइसिंग की तरफ बहुत लगाया जा रहा है। पता नहीं कौन कौन सी गम्स हैं जो उनमें डालते हैं, वो मस्ती में आ जाते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि हमें अपने बच्चों को हॉस्टलों में नहीं भेजना चाहिए, वो बड़ी खतरनाक जगह, क्योंकि वहाँ पर सही जो ना, जैसे कहते हैं ना जेल में जाओ तो क्राइम बन के, क्रिमिनल बन के, यहाँ पे वो भी ड्रग्स और ये जो है ना अपस्टार्ट लगना, मतलब मैं जी अमीर लगूं या फलाना लगूं, उस चक्कर में बच्चे गुमराह हो जाते हैं और माँ बाप को नहीं पता होता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और जब वो पढ़ के आते हैं तो उनके पास नौकरी, उनको पता ही नहीं होता क्या करना है। फिर वो कहते हैं यहाँ तो कुछ नहीं रखा, बाहर जाना है। बाहर क्यों जाए? बाहर जाके भी क्या करना है? वहाँ पे तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, सफाई खुद करनी पड़ती है, बिस्तर खुद उठाने। यहाँ पे तो ये बादशाह सलामत बने हैं सारे बच्चे जो कि उनके घर वाले सारा काम कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि हमें जब बच्चे, अगर मेरे पास में हो तो मैं 14 साल की एज में उनको कमाने पे लगा दूं, क्योंकि वो अगर वो कमाने पे नहीं लगाएंगे तो उनकी जो एनर्जी है वो उनको तबाह कर देगी। क्योंकि इंसान के अंदर जवानी की जो एनर्जी होती है, अगर वो सही तरह यूटिलाइज ना हो तो वो नेगेटिव होकर फिर आपको टॉक्सिक बना देती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, फरागत की बिल्कुल आपने सही बात की। अगर हम टाइम को सही तरीके से यूज करें तो हम जो है अपने काम में मसरूफ रहेंगे, मसरूफ करना पड़ेगा। बिल्कुल, कोई ऐसी तमाशे शुरू करने पड़ेंगे जिसमें वो मसरूफ हो। बिल्कुल, अब मेरे पास जितने बच्चे यहाँ आते हैं मैं उनको मसरूफ कर देते हैं। बिल्कुल, मोस्टली स्टेशन से आते हैं तो मोस्टली गरीब होते हैं, उनको ठहरने की जगह नहीं होती जी, मेरे पास ही रुक जाते हैं जी। लेकिन फिर मैं उनको इस तरह कर देता हूँ कि वो कोई ना कोई स्किल साथ सीखने में लग जाते हैं। बिल्कुल। और फिर उनका एक मसला होता है कि जो इंग्लिश नहीं आती और MA मास्टर वगैरह किया होता है, फिर मैं उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन करता हूँ। इवन मैं अपने नौकरों के साथ इंग्लिश में बात करता हूँ ताकि इनको भी, मेरे घर से कितने लोग ट्रेन होकर निकले और लोग परेशान हो जाते हैं कि शायद किसी गोरे ने इनको डिसिप्लिन में रखा है। और मेरे पास में हो तो मैं हर इदारे में, जो गवर्नमेंट के इदारे उसका जो हेड है वो गोरे को बना दूँ, इसलिए कि वो एक डिसिप्लिन्ड लोग हैं और वो चेंज कर देंगे। सर एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर, जब शोहरत नहीं होती तो फैमिली क्रिटिसाइज करती है कि ये बच्चा नालायक है तो ये है तो वो है। जब शोहरत मिल जाती है
तो ये आपको लोग नहीं छोड़ते सर। आप तनकीद को और शोहरत नहीं, पैसा। पैसा, अच्छा। दुनिया में हर डिप्रेशन का इलाज पैसा। अगर स्किन के प्रॉब्लम उसका इलाज भी पैसा। जब में पैसा हो तो स्किन पे ग्लो भी आ जाता है और इसके अलावा कोई हल नहीं। बिल्कुल। अगर आपके जेब में पैसे और आप मैट्रिक फेल है, सब कुछ है, तो आपको पता है जब जेब में पैसा हो तो फिर आप कितने मुश्किल हालात को काबू में कर लेते हैं। तो मैं सबको यही कहूँगा कि वो पैसे कमाने पे लगे और दूसरों के लिए भी सपोर्ट सिस्टम बने। सर मैं क्रिटिक्स के बारे में कहना चाह रहा हूँ, जब आपके बारे में कोई लिखता है या आपके बारे में कोई तनकीद होती है तो कैसे फेस करते हैं उस चीज़ को, कैसे दरगुजर करते हैं? नहीं, मैं हंस रहा होता हूँ क्योंकि ये इस कौम का मसला ये है कि ये अपने गिरेबानों में झांकने के बजाय दूसरों की नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखते हैं, चाहे वो ना हो, और दूर से देख के दूसरों के बारे में अंदाजा लगा लेते हैं कि फलां ऐसा होगा या फलां ऐसी होगी, ये होगा। हमने दूसरे की किरदार कुशी तो करनी है, लेकिन उसने जो काम किए उसको एडमायर करना है कि उसने काम किस लेवल पे किए। सर आपने अभी ड्रग्स की बात की कि बच्चों में ड्रग्स आ रहे हैं, मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि आपकी इंडस्ट्री के हवाले से, ख़ासतौर पे मैंने खुद पिक्चर्स इस हवाले से देखी हैं कि जो मॉडल्स हजरात होते हैं ज़्यादातर वो सिगार के साथ, सिगरेट के साथ पिक्चर्स बनाते हैं। ये ट्रेंड क्यों बन रहा है सर आजकल? बस जो कुछ वो सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनको एक तो बड़ों में इतनी अकल नहीं कि उनको ये समझाएं बातें। उन्होंने अपने और बच्चों के दरमियान एक गैप पैदा कर दिया, पता नहीं क्यों, या शायद वो बिजी बहुत हो गए, ठीक है, और उनको लगता है कि वो अपने बच्चों को लग्जरीज देख के कामयाब कर लेंगे। नहीं, कामयाबी के लिए उनको उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिस तरह हमारे बड़े गुजरे थे। आज जब मेरे पास कोई बच्चे आते हैं, जब मैं देखता हूँ शैम्पू यूज कर रहे हैं, मुंह पे वो स्किन वाइटनिंग क्रीमें यूज कर रहे हैं, तो मैं उनको वो चीजें छीन लेता हूँ। ठीक है, मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारे बाप दादा खूबसूरत थे, क्या वो ये चीजें यूज करते थे? बिल्कुल सही बात। नहीं, वो तो नहीं यूज करते थे, लेकिन इससे बनता मैंने कहा कूल क्या होता है, मतलब इसका मतलब है कि वो जो एक ग्रुप बैठा फजूल लोगों का, आपने उन जैसा लगना है? बिल्कुल नहीं। इंसान की पहचान अपने स्टाइल से होती है, उसके कंटेंट से होती है। अगर आप दूसरों की देखा देखी वो करेंगे तो वो आप हैं ही नहीं जो आप हैं। मुझे उन लोगों से मोहब्बत होती है जो अपनी जमीन के साथ, अपनी स्किन के साथ, अपनी फैमिली के साथ और अपनी वैल्यूज के साथ जुड़े होते हैं और उसको कभी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। सर इसमें डाइट का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, खाने पीने के हवाले से। उस हवाले से आप जो आपके पास आते हैं, मतलब कि आपके स्टूडेंट्स भी जो आपके मॉडल्स आपके पास आते हैं, वो कैसे उनको लेके चलते हैं सर? एक तो ये कि मैं उनको सुबह उठने की आदत डालता हूँ, ठीक है। दूसरा ये कि मैं उनको कहता हूँ धूप में जाके एक्सरसाइज करें, निकले पहने और धूप में करें, ठीक है, क्योंकि धूप से अच्छा कोई सोर्स ही नहीं है हमारे मुल्क में। जैसे अक्सर लोग विटामिन डी की कमी से बहुत ज़्यादा लेवल्स नीचे होते हैं और उस वजह से बाल गिरते हैं, डिप्रेशन आता है और स्किन सिरोसिस हो जाते हैं, ये सारा कुछ उससे आता है। जो लोग धूप में एक्सरसाइज करते हैं, धूप में मेहनत करते हैं, धूप में रनिंग करते हैं, आप कभी उनको डिप्रेशन का शिकार होते ही नहीं देखेंगे, ना उनको एशियाटिका जैसी मर्दों में मुबतला देखेंगे। मैं खुद एशियाटिका का शिकार हुआ था और मैंने देखा ये जितने हमारे न्यूरोलॉजिस्ट हैं और जो इस फील्ड से जो भी रिलेटेड है, 90% जो है फ्रॉड है सब। वो लोगों को ड्रग्स पे लगा के खराब करते हैं। इसका सिंपल इलाज ये है कि आप बाहर निकलें, धूप में जाएं और वॉक करते हैं, बॉडी खुद ब खुद अलाइन होगी। कुदरत ने अपनी हर चीज के अंदर इंसान के इलाज ढूंढा। इंसान असल में बेसब्रा है, इसकी वजह से ये पूरी मेडिसिन की इंडस्ट्री खड़ी हुई है और वो खा रही है आपको। सर एक हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, एक प्रेमिसेस हमारे पास हैं जो इस्लाम हमें देता है, ठीक है सर, वो चाहे हम खाने में हैं, चाहे लिबास पहनने में हैं। आप इंडस्ट्री में कई दहाइयों से हैं सर, आज जो सिचुएशन इस टाइम है, हम अवार्ड्स शोज़ में देखते हैं, आजकल न्यूज़ चैनल्स में, टीवी चैनल्स में, कहीं पे भी जाए, जो वेस्ट है, मगरिब के से हम क्यों जो है वो हमें अट्रैक्शन मिलती है, वैसा हम क्यों बनना चाहते हैं? जो कामयाब होता है लोग फिर उसके जैसे लगना चाहते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हर कोई चाहता है कि वो शायद, अब मैं छोटी सी बात करता हूँ कि जब मैं नूर शहर जाता हूँ तो लोगों ने अपना पूरी जो इमारतें थी जो एंटीक जो हो चुकी हुई, उनको तबाह बर्बाद के मॉडर्न होने के चक्कर में और वो गंदी सीमेंटेड बिल्डिंग खड़ी कर दी, ठीक है, और वो कंटेम्प्रेरी चीज़ों की तरफ चल पड़े, तो अपना कल्चर तो उन्होंने इस तरह तबाह किया। आज मैं जब वहाँ से गुजरता हूँ मैं देखता हूँ, हैरान होता हूँ कि मस्जिदें बनी हुई और उसके ऊपर बाथरूम वाली टाइलें लगी हुई बाहर, मतलब कोई वो सेंसिबिलिटी नहीं है, आर्ट को समझने की वो चीज़ नहीं है। जो यहाँ पहले रहते थे, जो हिंदू सिख और जो भी कम्युनिटी रहती थी, उनको पता था, तो उन्होंने वो आज भी जब मैं उनकी बनी हुई इमारतें देखता हूँ तो मैं हैरान। फिर उसके बाद जो कि पंजाब से जो सरहदों पे लोग थे, जो शायद मजदूर तबका होगा, वो यहाँ आ गया और जब उनको वो घर बार मिले तो उन्होंने अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में उन इमारत का बहुत नुकसान किया और उसको एक गंदी सीमेंटेड बिल्डिंग बना दिया।
तो इस वजह, लेकिन अब लोगों में थोड़ी थोड़ी अकल आ रही है, उन चीज़ों को समेट रहे हैं, लेकिन अब काफ़ी हद तक तबाह हो गया। जैसे मेरा घर है, ये नया था, मैंने इसको ज़बरदस्ती पुराना कैसे किया, इन्हीं कबाड़खानों में जाके दरवाजे खिड़कियाँ और टायरन का काम, चीज़ें उठा उठा के इसके साथ जलिन की, तो लगता है कि शायद ये कोई बाप दादा का पुराना घर है। लेकिन इसकी जो फील है, वो जो एक ऑर्गेनिक फील है, उससे मुझे पाकिस्तानी होने पे फिर फख्र आता है कि हाँ मैं पाकिस्तानी हूँ, कि मेरे घर में वही दरवाजे खिड़कियाँ लगे हुए जो मेरे आबा अजदाद के घरों में होते थे। मुझे उस फील को जिंदा रखना है। सर उस चीज़ को आप अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं करते, जो आजकल लिबास पहना जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे मैं एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो है वो लिबास पहन रही थी, आप उनको क्या इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ जो भी सो कॉल्ड अवार्ड्स होते हैं, उसमें वो जब जिस तरह तैयार होकर आती हैं, मतलब सॉरी टू से दैट, सारी तो नहीं, मतलब वो इस तरह तैयार होकर आती हैं जैसे यहाँ कोई पता नहीं ऑस्कर अवार्ड्स हो रहे हैं, या कोई पता नहीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हो रहे हैं, या कोई हॉलीवुड के अवार्ड्स हो रहे हैं। वो बीबी खुदा का खौफ करो, तुम लोग तुम्हें लाइक करते हैं तुम्हारे एक्टिंग की बेस पे, उन्होंने तुम्हें सेलिब्रिटी बना दिया है, नाउ यू आर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, तुम्हारे पे जिम्मेदारी है, तो तुम लोगों के सामने उस तरह के लिबास पहन के आप जाएंगे, तो वो एक तो ये कि आपने अपने आप को जो कल्चर को लेकर चलना है, जो जुबान को लेकर चलना है, फिर ऊपर से इंग्लिश बोली जा रही है बिला वजह, और वो भी गलत। बिल्कुल, वहाँ ना कोई फॉरेनर्स बैठे हुए, ना गोरे बैठे, कोई भी नहीं बैठा। बिल्कुल, आप किसके लिए बोल रहे हैं? आप अपनी जुबान, अगर अल्लाह ताला ने आपको उस पोडियम पे बिठा दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी आती है कि अपनी जुबान को रिस्पेक्ट दें, अपने पाकिस्तानी कल्चर को साथ लेके चलें और उसको इज्जत दें। दुनिया में कहीं जाएं तो अपना लिबास पहन के जाएं, ताकि आपकी शनाख्त हो। ये नहीं कि वो उधर गए तो आप उन जैसे ही बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जो लोग अपने स्टाइल के साथ चलते हैं वो हमेशा जिंदा रह जाते हैं, और ये चीज़ इन एक्ट्रेसेस पे और एक्टर्स पे ख़ास तौर पर आयद होती है। वो इस चीज़ को बुरा समझे, अच्छा समझे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी उनको लोग एक स्टाइल आइकॉन के तौर पे देखते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। मैं इस लिहाज से जो बाहर की जो खवातीन जब हमारे यहाँ आती हैं, लोग आते हैं, तो वो यहाँ का लिबास पहनकर लोगों के दिल जीतते हैं। बिल्कुल सर। और हमारे यहाँ लोग मतलब सोचें कि वो चीजें पहन के उन जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे वो लोगों के लिए समझ से बाहर होती है, और वो फिर उनको आप एक और तरफ उनको दिमागी तौर पर तरगीब देते हैं, फिर वो सेक्सुअली जो है लोगों को अब्यूज करते हैं। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि आपके लिबास ने उनको इस तरफ मुतहर्रिक किया है, तो उस बारे में एहतियात बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है आजकल हमारे लाहौर में, इस्लामाबाद में, पोश एरियाज़ में अगर देखा जाए तो रेस्टोरेंट्स में फूड, इटालियन फूड, चाइनीज़ फूड, मतलब कि यहाँ के फूड को भी प्रमोट नहीं किया जा रहा आजकल तो हर चीज़ में वेस्ट को जो है प्रमोट किया जा रहा है। नहीं, वेस्ट की चीज़ें अपनाने में कोई हर्ज नहीं जी। अगर कोई टेक्नोलॉजी, अगर कोई खाना आप खा रहे हैं तो ज़रूर खाएं जी, लेकिन हमारे यहाँ जितने खाने आते हैं हम उसको मिर्च मसाले डाल के अपने जैसे ही बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो चाइनीज हम खा रहे हैं वो असल में ऑथेंटिक चाइनीज नहीं है, वो तो आप खा भी नहीं सकते। बिल्कुल। उसमें भी इन्होंने स्पाइसेस डाल के उसको बना। अभी टर्किश फूड जब यहाँ आया, शुरू में मुझे अच्छा लगा, अचानक मैं गया तो मैंने कहा ये मिर्ची क्यों डाल दी, पर जी लोग खाते नहीं, तो उन्होंने पता चला ये उसको भी वो डाइवर्ट कर दिया, पाकिस्तानी टर्किश खाना बना जी। ठीक सर, आपने सो कॉल्ड अवार्ड्स की बात की सर, आप खुद कई बार नॉमिनेशंस में आए अवार्ड्स में, और नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स भी आपने अचीव किए सर। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या अवार्ड मिलना किसी की अचीवमेंट के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए ज़रूरी समझते हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता हूँ कि आप अपने आप को खुश करें, आप खुद देखें अपने आप को क्रिटिकली कि आप अपनी कामयाबी से खुश हैं, तो वही आपके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। और अगर ये अवार्ड मिलते भी तो कौन सा हमें कोई पूरे साल की कैंपेन मिल जाती है, या हमें कोई उसके बाद और कुछ नहीं तो कोई साबुन की चाकियां भी नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल सही। एक जमाने में, लेकिन अच्छी बात है कि होते हैं अवार्ड इस मुल्क में, और मैं ये नहीं कहूँगा कि बेईमानी होती, नहीं, इसमें कोई फेवरेटिज्म नहीं है सर। नहीं, बिल्कुल कोई फेवरेटिज्म मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने बड़े गौर से हर चीज़ को देखा था, और मैंने जब भी सोचा ना कि ये अवार्ड इसको मिला, जब मैं जूरी में बैठता था तो उन लोगों को घंटों लग जाते, जो बाकी जो जज साहबान होते थे, जो क्रिटिक्स होते थे, लेकिन मैं बगैर देखे ही पोर्टफोलियोज ऐसे लिखे, क्योंकि मैंने सारा साल देखा होता था सीन, तो मैं कहता था नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, और करके मैं जल्दी बाहर आ जाता था, मैं चला जाता था वहाँ से। सर आपको बॉलीवुड से लगाव भी है सर? अब लॉलीवुड की बात हम कर रहे हैं, बॉलीवुड से अगर कोई आपको ऑफर आए, कोई कुछ करेंगे सर? अक्रॉस बॉर्डर करना चाहिए चीज़ें, आप क्या कहते हैं? या सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ रहना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, होना चाहिए, और मुकाबले पे फिल्में लगनी चाहिए। बिल्कुल। अगर एक मुल्क ने नफरत डाल दी आपके अंदर, तो आप भी उसका जवाब उसी तरह दें। इसका ये कोई हल नहीं है। मतलब
अच्छा काम जहाँ भी हो रहा है वो आम लोगों तक पहुँचना चाहिए, पूरी दुनिया में पहुँचना चाहिए। और इस तरह से बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। कई इंडियन फिल्में इतनी ज़बरदस्त होती हैं, उनके कंटेंट इतने अच्छे होते हैं, जिस तरह हमारे ड्रामे वो बड़े शौक से देखते हैं, हम उनकी फिल्में देखते हैं, और जब तक उनकी फिल्में थी और हमारी फिल्में भी उसी टक्कर में बनने लग गई और वो साल लगती थी, तो वो सिनेमा एकदम रिवाइवल पे आ गया। ठीक है सर, मैं अब एक अटमोस्ट क्वेश्चन है जो नाजरीन और नाजरीन का हमेशा ये सवाल होता है, ख़ासतौर पे जो आपकी रिलेटेड फील्ड है सर, वर्क प्लेस हैरेसमेंट के बारे में। सर आपके पास भी अच्छे खासे लोग आते हैं, गर्ल्स बॉयज़ आते हैं, ठीक है सर, आप क्या समझते हैं अगर वर्क प्लेस जो हैरेसमेंट है अगर होती है उसकी वजह क्या है, अगर और इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? पहली बात है ताली दो हाथों से बचती है। बिल्कुल, ये भी ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है सर? इस पे आपने भी कभी इस पे आपने वर्क किया? जब तक आप नहीं चाहेंगे कोई आपको उंगली लगा सकता जी, लगा सकते हैं जी नहीं, बिल्कुल नहीं तो सर, फिर बात खत्म हो गई। ठीक है सर, वो मेरे उस्ताद कोई हैरेसमेंट नहीं होती, सब बकवास है। ये अच्छा तरीका है ना कि आप फुल एंजॉय कर ले और बाद में कह दिया आपको हैरेसमेंट हो रही है। हैरेसमेंट वाला कहाँ बर्दाश्त करता है? मतलब आपने किसी लड़की को ऐसा टच करेंगे तो वो अगले लम्हे आपको पलट के यूं देखेगी और उठ के चली जाएगी, और जो नहीं होगी वो उसी दरिया में बह जाएगी। वो विटामिन एन वाला सर वो फार्मूला अपनाना चाहिए। नो, अगर ये सोच के आए कि अच्छा ठीक है मैं ये सब चीज़ें ये सब पुलिसराज पार करूंगी तो मुझे काम मिल जाएगा, तो वो फिर उसकी अपनी असेसमेंट है, फिर तो बिल्कुल सही बात। फिर तो कोई आप इसको फिर हैरेसमेंट नहीं कह सकते। फिर उसका मतलब कि उसने वो इस चीज़ को एक ज़रूरत समझा है, उसने अपने टैलेंट पे डिपेंड नहीं किया। ठीक है सर। सर आपने कितने दहाइयों से काम कर रहे हैं, कोई ऐसा मॉडल, कोई ऐसी मॉडल आपकी नज़र में जो आपने समझे ये वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है मेरी, इसने जो है मेरे असल शागिर्द होने का किरदार अदा किया? पता नहीं, लेकिन जितने भी लोग मेरे थ्रू निकले थे मैं उनको आज देख के फख्र से कह सकता हूँ कि हाँ ये वहाँ तक पहुँचे। हालांकि मेरे हिसाब से उनको और आगे जाना चाहिए था, और अगर उस तरह नहीं गए तो ठीक है, फिर वो बदकिस्मती है। ठीक सर, इसमें जैसे ज़ारा शेख है सबसे पहले आप, ठीक है, उसमें बहुत पोटेंशियल था, बहुत आगे जा सकती है, एज अ सिंगर भी बहुत आगे जा सकती थी। आई डोंट नो फिर क्या हुआ कि वो उस तरह से इसको परस्यू नहीं कर सकी या क्या हुआ उसके साथ। असल में मुझे जो समझ जाता है ना तो वो अपने आप को उसमें समझ जाता है। ठीक सर, इसमें हम भी मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, ख़ावर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।